नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हमारा पाठ है रस सूत्र और उसके व्याख्याकार। आपने रस सूत्र की चर्चा खूब सुनी होगी। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये आचार्य भरत मुनि का सूत्र है, जो कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ईसवीं शताब्दी का प्रथम वर्ष तक उनका कार्यकाल माना जाता है, जिन्होंने नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने रस सूत्र लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। वो लिख गए कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। अपने नाट्यशास्त्र में इस सूत्र का उन्होंने उल्लेख किया। अब उनके बाद के आचार्यों ने इसकी व्याख्या की। लोगों ने व्याख्या की कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और भरत मुनि ने निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया है। इसकी संपूर्ण व्याख्या मैंने मेरा एक अध्याय है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, रस। और मैंने संपूर्ण रसों का सांगोपांग विवेचन किया है। उसमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भाव, स्थायी भाव और संपूर्ण रसों का क्रमबद्ध ढंग से मैंने पूर्ण विवेचन किया है। उसे आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो भरत मुनि ने लिखा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब आप देखें कि ये जो संयोग शब्द है, ये और निष्पत्ति, इस पर विद्वानों में मतभेद हो गया। इस पूरे रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति, इस पर विद्वानों में मतभेद है। नहीं तो इसमें देखिए, रस सूत्र बड़ा लंबा सा है। आप इसे देखकर घबराएं नहीं, आप इसे तोड़ें। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ऐसी व्याख्या आचार्य भरत मुनि के सूत्र की हमारे परवर्ती विद्वानों ने की है। अब आप देखें कि इस रस सूत्र के वैसे तो 11 विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है, लेकिन 4 प्रमुख विद्वान हैं जो हमारे सामने आते हैं, और ये ही परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी हैं। चाहे आप टीजीटी में बैठ रहे हों, चाहे आप पीजीटी में बैठ रहे हों, चाहे आप एलटी ग्रेड में बैठ रहे हों, चाहे आप लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता परीक्षा में बैठ रहे हों, चाहे आप नेट जेआरएफ के लिए जा रहे हों, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हों, चाहे आप किसी राज्य की हिंदी शिक्षक की परीक्षा के लिए जा रहे हों, सब में ये चीज़ महत्वपूर्ण है। और इस अध्याय से कम 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, चाहे जैसे पूछे जाएं। तो देखें कि संयोग और निष्पत्ति, इन दोनों शब्दों पर विद्वानों में तरह तरह के मतभेद रहे हैं, और विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। तो 4 प्रमुख व्याख्याता हमारे सामने आते हैं, उनका जिक्र हम करते हैं। पहले हैं भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनवगुप्त। ये 4 प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने इस रस सूत्र की अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। भरत मुनि तो एक सूत्र देकर छेड़ गए, और बाद के हमारे आचार्यों को अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा शानदार मंच दे गए। वो फिर तो आचार्यों ने अपनी पूरी प्रतिभा दिखाई है, अपनी पूरी छाप छोड़ी है। आइए थोड़ा सा निदर्शन हम भी करते हैं। तो इन 4 प्रमुख विद्वानों की हम चर्चा करते हैं, और इन्हें अगर हम एक सारणी में बांट लें तो हम बनाएंगे ऐसे आचार्य। सारणी में बनाएंगे तो आचार्य, और फिर सिद्धांत, तीसरा कॉलम बनाएंगे दार्शनिक मत, और चौथा कॉलम होगा कि संयोग की व्याख्या, अगला कॉलम होगा निष्पत्ति की व्याख्या, और रस की स्थिति। ऐसे हमने एक सारणी बना ली। अब आचार्य में सबसे पहले हम लेते हैं भट्ट लोलट को। भट्ट लोलट इनका शुद्ध नाम है। भट्ट लोलट ये विद्वान हैं। भट्ट लोलट, इन्हें भट्ट शंकुक भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन आमतौर पर ये शंकुक के नाम से मशहूर हैं। तो भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनवगुप्त, 4 प्रमुख विद्वान हैं जिसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब आइए देखते हैं, हमारे पहले आचार्य हैं भट्ट लोलट। ये 9वीं शताब्दी के थे। 9वीं शताब्दी के थे
और इनका जन्म स्थान कश्मीर है। भट्ट लोलट 9वीं शताब्दी के थे और इनका जन्म स्थान कश्मीर माना जाता है। इनका जो सिद्धांत है वो है उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, दोनों कहा जाता है। जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसे उत्पत्तिवाद या आरोपवाद दोनों कहा जाता है। और इनका जो दार्शनिक मत है वो है मीमांसा, मतलब मीमांसा दर्शन के मानने वाले हैं। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि भट्ट लोलट का दार्शनिक मत कौन सा है या भट्ट लोलट का सिद्धांत कौन सा है, तो फिर आपको ये जिक्र करना होगा कि ये मीमांसा दर्शन के मानने वाले थे। और इन्होंने जो संयोग का अर्थ किया है, ये भरत मुनि की इस रस संयोग का जो अर्थ किया है वो अर्थ किया है इन्होंने कि उत्पाद्य उत्पादक संबंध है, उत्पाद्य उत्पादक संबंध है, ये माना है। और जो निष्पत्ति का अर्थ किया है वो किया है उत्पत्ति और या आरोप, दोनों अर्थ किया है। और रस की जो उत्पत्ति है वो मूल पात्र में होती है। मूल पात्र, मूल पात्र को एक और इन्होंने शब्द दिया है, मूल पात्र ही ठीक है। अब आप देखें कि रस किसे कहते हैं। किसी कविता को पढ़ने या नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। जब आप भोजन करते हैं तो खट्टे मीठे चरपरे कसैले तरह तरह के स्वादिष्ट आप भोजन करते हैं तो उसका रस प्राप्त करते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम कोई नाटक पढ़ते हैं या कविता देखते हैं तो उस नाटक या कविता में जो भी रस होता है उसकी प्राप्ति हमें होती है, जिसे पाकर एक श्रोता या पाठक निहाल हो जाता है। यही रस है। अब आप देखें कि भट्ट लोलट ने जो इसकी व्याख्या की, वो सिद्धांत जो दिया वो उन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद दिया। उनका दार्शनिक मत है मीमांसा। ये संयोग शब्द का अर्थ उत्पाद्य या उत्पादक संबंध करते हैं। आप देखें ये एक गूढ़ विषय है, ज़रा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति या आरोप करते हैं और मूल पात्र, रस की स्थिति मूल पात्र में मानते हैं। असली बात यह है कि रस की उत्पत्ति होती कहाँ है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस कहाँ पैदा होता है, किस में पैदा होता है, ये विद्वानों के विचार करने का है। कि जो एक नाटक हो रहा है, आप कल्पना कीजिए कि रामलीला हो रही है। एक अभिनेता राम का अभिनय कर रहा है, वो राम बनकर पूरा अभिनय कर रहा है। एक कोई स्त्री सीता बनकर पूरे सीता का किरदार निभा रही है। तो जो रस की निष्पत्ति होगी, रस की उत्पत्ति होगी, वो राम उस अभिनेता में होगी या जो सामने दर्शक दर्शक बैठे हैं, जिसे सहृदय सामाजिक भी कहते हैं, उसमें होगी, उस नट में होगी, या जो राम का दिव्य स्वरूप है उसमें होगी। इस पर विद्वानों ने विचार किया है। अब आप देखें कि भट्ट लोलट ने सिद्धांत दिया उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, और वो कहते हैं कि संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध है। वे जो उत्पाद्य मानते हैं वो मानते हैं स्थायी भाव को, स्थायी भाव को उत्पाद्य मानते हैं, और उत्पादक मानते हैं विभाव आदि को, विभाव आदि को। आप देखें कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि ने इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन स्थायी भाव उसी तरह से सम्मिलित है जैसे फूल में उसकी गंध समाई होती है। अब आप इसका अर्थ ऐसे करेंगे कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से पुष्ट स्थायी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि मानते हैं कि स्थायी भाव उत्पाद्य है और विभाव आदि उसके उत्पादक हैं। मतलब विभाव आदि मिल करके स्थायी भाव को उत्पन्न करते हैं, तब रस की स्थिति बनती है। भरत मुनि संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक लगाते हैं और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति या आरोप लगाते हैं। उनका कहना यह है कि जो अभिनेता राम का अभिनय कर रहा है, तो एक जो साधारण दर्शक है वह मूल पात्र में राम का आरोप कर लेता है। जो एक आदमी राम का अभिनय कर रहा है
वह राम का जो दिव्य स्वरूप है उसका आरोप उस व्यक्ति में कर लेता है, इसलिए उन्होंने इसे आरोपवाद या उत्पत्तिवाद कहा। तो भरत मुनि ये मानते हैं कि जो मूल पात्र हैं, जैसे मान लीजिए रामलीला हो रही है तो मूल पात्र जो राम हैं, दिव्य पात्र हैं, नट या अभिनेता जिनका अभिनय कर रहा है, रस की स्थिति राम में है, मूल पात्र में है। भट्ट लोलट ये मानते हैं। हमारे दूसरे विद्वान हैं शंकुक। शंकुक ये भी 9वीं शताब्दी के हैं और इनका भी जन्म स्थान संभवतः कश्मीर ही है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े विद्वान जितने हैं ये सब जम्मू कश्मीर के ही, कश्मीर क्षेत्र के रहने वाले थे। और इनका जो सिद्धांत है वो है अनुमित या अनुमानवाद। अनुमित या अनुमानवाद। और इनका जो दर्शन है वो है न्याय दर्शन, मतलब ये न्याय दर्शन के अनुयायी थे। और इन्होंने जो संयोग को माना है वो माना है अनुमाप्य और अनुमापक संबंध माना है। अनुमाप्य और अनुमापक संबंध माना है। और निष्पत्ति का जो इन्होंने अर्थ किया है, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने किया है अनुमिति। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने किया है अनुमिति। और ये मानते हैं अभिनेता में रस की स्थिति बनती है। इनके अनुसार रस की स्थिति अभिनेता में बनती है। और इन्होंने एक और कल्पना की है चित्र तुरंग न्याय। चित्र तुरंग न्याय, ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है कि चित्र तुरंग न्याय कल्पना किसकी है, तब आप लिखेंगे शंकुक की है। चित्र तुरंग, तुरंग माने घोड़ा। जिस तरह हम चित्र के घोड़े को देखकर घोड़े का अनुमान कर लेते हैं, ठीक उसी तरह जो अभिनेता अभिनय कर रहा है राम का, उसे देखकर हम राम का अनुमान कर लेते हैं। ये शंकुक का मत है। अब देखें कि आचार्य शंकुक का जो सिद्धांत है वह अनुमित या अनुमानवाद है। इनका दर्शन न्याय दर्शन है। संयोग का अर्थ ये अनुमाप्य और अनुमापक संबंध लगाते हैं। निष्पत्ति का अर्थ ये अनुमिति करते हैं। और रस की स्थिति अभिनेता में मानते हैं। ये अनुमान करते हैं, जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लग जाता है, ठीक उसी तरह अभिनेता को देखकर उसके मूल पात्र का अनुमान लग जाता है। ऐसा आचार्य शंकुक का मानना है। अब आपसे टेक्निकल प्रश्न किए जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। दार्शनिक मत पूछ लिया जाता है, न्याय दर्शन मीमांसा दर्शन लोगों का सिद्धांत पूछा ही जाता है, और रस की स्थिति पूछ ली जाती है कि भट्ट लोलट के अनुसार रस की स्थिति कहाँ होगी, दर्शक में होगी, अभिनेता में होगी, सहृदय सामाजिक में होगी, नट में होगी, या मूल पात्र में होगी। तब आप लिखेंगे भट्ट लोलट के अनुसार रस की स्थिति मूल पात्र राम या सीता में होगी, और शंकुक के अनुसार अभिनेता में होगी। और ये भी चित्र तुरंग न्याय बताते हैं कि जिस तरह घोड़े को देखकर हम घोड़े का अनुमान लगा लेते हैं, उसी तरह से उस अभिनेता को देखकर हम उसके मूल पात्र का अनुमान लगा लेते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को अनुमितिवाद कहा जाता है। अब आइए हम तीसरे विद्वान के मत की बात करते हैं। तीसरे हमारे जो प्रमुख विद्वान हैं रस सूत्र के व्याख्याकार, वो हैं भट्टनायक। भट्टनायक ये 11वीं शताब्दी के हैं। भट्टनायक 11वीं शताब्दी के हैं। अब देखें कि आचार्य का नाम भट्टनायक है, और इनका जो सिद्धांत है वो है भुक्तिवाद। और इनका जो दार्शनिक मत है, ये भट्टनायक जी सांख्य दर्शन के व्यक्ति थे। सांख्य दर्शन है इनका। और संयोग का अर्थ और निष्पत्ति तथा रस की स्थिति। तो भट्टनायक का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था। इनका सिद्धांत है भुक्तिवाद।
दार्शनिक मत है सांख्य, और इन्होंने जो संयोग का अर्थ किया है वह भोज्य भोजक माना है। भोज्य भोजक संबंध ऐसे मानते हैं ये। और जो निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने किया है वह किया है भुक्ति। निष्पत्ति का मतलब भुक्ति माना है, भुक्ति। और ये जो रस की स्थिति मानते हैं वो दर्शक में मानते हैं। दर्शक में, रस की स्थिति दर्शक में मानते हैं। अब आप देखें कि भट्टनायक, इनका सिद्धांत भुक्तिवाद, दार्शनिक मत सांख्य है, संयोग है भोज्य भोजक संबंध, मतलब ये स्थायी भाव को भोज्य मानते हैं, ये स्थायी भाव, और ये विभाव आदि, विभावादि, विभाव और अन्य जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव, वह सब स्थायी भाव भोज्य है और इनकी सहायता से इसे भोजक बनाया जाता है। और निष्पत्ति जो है उसका अर्थ ये भुक्ति मानते हैं, और रस की स्थिति ये दर्शक में मानते हैं। नितांत अलग माना इन्होंने। जैसे भट्ट लोलट ने दिव्य पात्र राम में मानी, जो मूल पात्र राम है। शंकुक ने अनुमान के आधार पर जो अभिनेता अभिनय कर रहा है उसमें रस की स्थिति मानी है, लेकिन इन्होंने भट्टनायक ने दर्शक में मानी है, अलग किया और एक नया सिद्धांत दिया, साधारणीकरण। साधारणीकरण सिद्धांत दिया। साधारणीकरण सिद्धांत के बाद इन्होंने 3 व्यापार माने हैं। नंबर 1 अभिधा व्यापार, नंबर 2 भावकत्व व्यापार, और नंबर 3 भोजकत्व व्यापार। ये 3 व्यापार माना है। और रस को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी है। ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है इन्होंने। यद्यपि ये जो धारणा है ब्रह्मानंद सहोदर, ये तैत्तरीय उपनिषद में पाई जाती है। तैत्तरीय उपनिषद यहाँ पाई जाती है। वहाँ क्या कहा गया है? वहाँ कहा गया है रसो वै सह, मतलब रस ही ब्रह्म है। तैत्तरीय उपनिषद में ये कहा गया है कि रस ही ब्रह्म है। लेकिन भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। सहोदर माने साथ, उदर माने पेट, एक पेट से जन्म लेने वाला, मतलब रस ब्रह्म के आनंद के समान है, रस ईश्वर की प्राप्ति के समान है। याद रखिएगा, रस ईश्वर की प्राप्ति है नहीं, समान है। तो ये ब्रह्मानंद सहोदर इन्होंने भट्टनायक जी ने कहा है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। और साधारणीकरण सिद्धांत पहली बार काव्यशास्त्र को भट्टनायक ने दिया है। भट्टनायक ने साधारणीकरण सिद्धांत पहली बार दिया है। साधारणीकरण का मतलब है कि जब पात्र विशेष न रहकर साधारण हो जाए, मतलब रामलीला में जो राम और सीता अभिनय कर रहे हैं, हम उन्हें दिव्य पात्र मानते हैं, लेकिन अभिनय, वेशभूषा और हाव भाव के कारण जब पाठक चमत्कृत हो जाए और वो भूल जाए कि ये वो राम नहीं है, ये वो सीता नहीं है जो दिव्य स्वरूप में है, ये तो एक सामान्य अभिनेता है, ये बात जब भूल जाए, मतलब विशिष्ट का जब सामान्य से साधारणीकरण हो जाए, अधिकतर श्रोता ये मानने लगे कि ये जो अभिनेता है ये ही राम है, ये ही सीता है, इसे साधारणीकरण कहते हैं। तो साधारणीकरण सिद्धांत, जब तक साधारणीकरण का उदय नहीं होगा तब तक रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप देखें कि कई लोग नाटक और सिनेमा और फिल्में देखते समय रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि नायक से और नायिका से उनका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। नायक के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, नायक के सुख को अपना सुख समझने लगते हैं, इसलिए उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आपने रामायण सीरियल देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे संवेदनशील स्थल हैं, ऐसे भावपूर्ण स्थल हैं जहाँ सबके हृदय में आंसू, सबके आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं। कोई पत्थर दिल होगा जो ना रोता होगा। यही साधारणीकरण है। मतलब अभिनेता इतना कुशल अभिनय करे कि अपने वस्त्र से, अपने हाव भाव से, अपनी वाणी से, अपने अभिनय कौशल से जब वो पाठक को चमत्कृत कर दे, पाठक उसे दिव्य पात्र न मानकर सामान्य पात्र मान ले, यही साधारणीकरण है। इस साधारणीकरण सिद्धांत की व्याख्या संस्कृत आचार्यों से लेकर दिया तो भट्टनायक ने,
लेकिन उनके बाद के आचार्यों ने इस साधारणीकरण सिद्धांत की अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। और जब ये साधारणीकरण सिद्धांत वहाँ से चलकर हिंदी में आया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी विस्तृत मीमांसा की है। हम साधारणीकरण एक अलग चैप्टर लेंगे, उसमें बात करेंगे आगे साधारणीकरण के बारे में। आज हम भट्टनायक की बातें कर लेते हैं। तो भट्टनायक ने 3 व्यापार माने। अभिधा व्यापार, सामान्य रूप से काव्य के सामान्य रूप से जब श्रोता या पाठक उनका अर्थ समझ लेता है। भावकत्व व्यापार, जब उसके हृदय में साधारणीकरण की भावना हो जाती है, वह उस पात्र विशेष को विशेष न मारकर सामान्य मान लेता है। तब भोजकत्व, उसके हृदय में जो स्थायी भाव हैं वह उदित होकर रस के प्रतीत कराते हैं, ऐसा भट्टनायक कहते हैं। तो भट्टनायक के हिसाब से रस आत्मगत तत्व है, आत्मगत तत्व है। ये रस कहीं नहीं होता, ये रस होता है दर्शक में। रस दर्शक में स्वयं रस की प्रतीति होती है। उसका जो स्थायी भाव है वो ही पुष्ट होकर उसे रस की अनुभूति कराता है, ऐसा भट्टनायक मानते हैं। और अब चौथे हैं हमारे, जो कि अभिनवगुप्त हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सर्वमान्य सिद्धांत इनका माना जाता है। अभिनवगुप्त, ये रहे आचार्य। चौथे हैं हमारे अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त, इनका जो सिद्धांत है ये है अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद, इनका जो दार्शनिक मत है वो है शैव। शैव मत को ये मानने वाले थे। और इन्होंने व्यंग्य और व्यंजक, व्यंग्य और व्यंजक अर्थ माना है, व्यंग्य और व्यंजक संबंध माना है। और निष्पत्ति शब्द का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति किया है, अभिव्यक्ति किया है। और रस की स्थिति मानी है सहृदय सामाजिक में। ये इनकी स्थिति है। तो अभिनवगुप्त ये 11वीं शताब्दी के थे। इनका वाद है, जो सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद है। मत है शैव। संयोग को उन्होंने व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। स्थायी भाव को ये व्यंग मानते हैं। और व्यंजक, ये रस को व्यंग मानते हैं पूरा। विभाववादी को व्यंजक मानते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और जितने भी हैं। और इनकी निष्पत्ति है अभिव्यक्ति। ये कहते हैं कि रस न उत्पत्ति होती है, न रस का अनुमान लगाया जाता है, न रस की भुक्ति होती है, बल्कि रस की अभिव्यक्ति होती है। जैसे वर्षा के प्रथम छींटे से धरती से एक सौंधी महक उठती है, तो वो सौंधी महक कौन लाता है? वर्षा की बूंदें नहीं लाती हैं। वर्षा की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं तो धरती से वो सौंधी महक व्यक्त होती है। इसे ही उन्होंने अभिव्यक्ति की बात की है। तो निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्ति बताया है। और इसे बताता है इन्होंने चवर्णा व्यापार कहा है। चवर्णा व्यापार, चवर्णा व्यापार की संज्ञा दी है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो हैं ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती। जो नाट्य शास्त्र की इन्होंने टीका लिखी है, नाट्य शास्त्र की टीका, उसका नाम है अभिनव भारती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर पूछा गया है। और ध्वन्यालोक की टीका इन्होंने लिखी है। ध्वन्यालोक, जो कि इसकी टीका इन्होंने लिखी है ध्वन्यालोक लोचन, इस नाम से। तो इन सभी विद्वानों में ऊपर जो 4 भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक, इन तीनों में अभिनवगुप्त ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा विचारवान थे और उनकी व्याख्या को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। 2 प्रमुख उनकी रचनाएं मिलती हैं, अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। नाट्य शास्त्र, जो कि भरतमुनि की पुस्तक है,
उसके संपूर्ण पुस्तक की जो मीमांसा लिखी है उसका नाम इन्होंने अभिनव भारती नामक ग्रंथ दिया है। और ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन जो कि ध्वनि मत के मानने वाले हैं, उनकी पुस्तक की जो मीमांसा है उसका नाम इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन दिया है। तो अभिनव गुप्त का ये मत विशेष है। और वो कहते हैं कि अभिनव गुप्त कहते हैं कि रस ना अभिधा है ना लक्षणा है बल्कि व्यंजना है। वो व्यंजना को ही रस मानते हैं, ना अभिधा को मानते हैं ना लक्षणा को मानते हैं, व्यंजना को मानते हैं। हाँ, भट्टनायक की कई बातों को उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है, क्योंकि भट्टनायक भी ये मानते हैं कि रस की प्रतीति दर्शक में होती है। और सहृदय सामाजिक ये भी मानते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा को इन्होंने थोड़ा बहुत कमोबेश स्वीकार जरूर कर लिया है। तो इस तरह आपने देखा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये जो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि का सूत्र है, इसके 4 प्रमुख व्याख्याकार हुए भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। भट्टलोलट का जो मत है वो उत्पत्ति या आरोपवाद कहलाता है। रस की स्थिति उसमें मूल पात्र में होती है, अर्थात अगर रामलीला का मंचन हो रहा है तो दिव्य पात्र जो राम है उन्हीं में रस की प्रतीति, उन्हीं में रस की उत्पत्ति होती है। शंकुक का जो सिद्धांत है वो अनुमानवाद कहलाता है या अनुमितिवाद कहलाता है। उनमें जो रस की प्रतीति उन्होंने दिखाई है वह रस की प्रतीति अनुमान के कारण उस अभिनेता में होती है। तीसरे भट्टनायक है जिन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत दुनिया को दिया, वो दर्शक में रस की प्रतीति मानते हैं। और चौथे जो अभिनवगुप्त हैं, सबके मत को लेकर चले, खासतौर से उन्होंने भट्टनायक के मत को विशेष रूप से स्वीकार किया है और अपनी नई परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की है। साधारणीकरण की बात उन्होंने स्वीकार की है और सहृदय सामाजिक में रस की अवस्थिति मानी है। इस तरह इस पाठ से 1 या 2 प्रश्न आप बिल्कुल कन्फर्म मान के चलिएगा। अब कुछ भारतीय मतों की बात कर लेते हैं। हमारे जो भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वान जिन्होंने इस पर विचार किया है वो लिखते हैं कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। आलंबनत्व धर्म का होता है, ये कहा है आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है। और साधारणीकरण सहृदय सामाजिक के चित्त का होता है, ये कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। और इन्होंने मधुमती भूमिका की बात की है। मधुमती भूमिका, यद्यपि संस्कृत के भानुदत्त मिश्र 11वीं शताब्दी में मधुमती भूमिका की चर्चा कर गए हैं, उसकी स्पष्ट व्याख्या बाबू श्याम सुंदर दास ने करने की कोशिश की है अपने ग्रंथ साहित्यालोचन में। मधुमती भूमिका में उन्होंने उस योगी की स्थिति का वर्णन किया है जो योग में पूरी तरह से रम जाता है और फिर उसे कुछ प्रतीत नहीं होता है, वो संबंध और संबंधी का अंतर खत्म हो जाता है। 2 स्थितियां होती हैं, एक वितर्क की स्थिति, एक निर्वितर्क की स्थिति। तो वितर्क की स्थिति में संबंध और संबंधी का ज्ञान होता है योगी को, और जब योगी उस भाव भूमि पर पहुंच जाता है, जब वो निर्वितर्क की स्थिति में हो जाता है, उसको मधुमती भूमिका इन्होंने की है। हम साधारणीकरण पाठ में इसकी विशेष चर्चा करेंगे। और फिर साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने अपने रस सिद्धांत में। तो ये 3 प्रमुख भारतीय हैं कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, सहृदय सामाजिक के चित्त का होता है श्याम सुंदर दास ने, और कवि की अनुभूति का होता है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस तरह रस सूत्र और उनकी व्याख्याता 4 प्रमुख आचार्यों की आज हमने चर्चा कर ली है। शेष अगली कक्षा में।